नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। अब आप बाहर जाकर वेट करें, मैं भी वज़ू करके आती हूँ। उसका वज़ू हो जाने के बाद आरज़ू से बाहर जाने का कहती है, जिस पर वासे बगैर बहस के बाहर निकल जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आरज़ू की सारी बातें क्यों मान रहा है, जबकि उसने तो न जाने किस किस तरीक़ों से आरज़ू का बदला लेने का सोचा था। पर यहाँ तो मामला ही और हो गया था। थोड़ी देर बाद आरज़ू वज़ू करके बाहर आई तो वासे सोफे पर बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। उसे देखकर अपनी जगह से उठ जाता है। आरज़ू ने अब भी अपना नकाब नहीं उतारा था। मुसल्ला या कोई चादर होगी जहाँ नमाज पढ़ी जा सके। आरज़ू के पूछने पर वो सर हिलाकर अलमारी से एक चादर निकाल कर देता है। मुसल्ला तो उसके पास था ही नहीं। किबला का रुख किस तरफ होगा? आरज़ू चारों ओर देखती खुद से कहती है, आई थिंक इस तरफ होता है। वासे उसे चारों ओर देखता पाकर उसकी मुश्किल आसान करता है। आपको कैसे मालूम? आरज़ू हैरानी से पूछती है। हमारी मुलाजमा की बेटी नमाज पढ़ती है ना, तो एक दो बार मैंने उसे देखा था। वासे उसे बताता है कि जिस पर आरज़ू सर हिलाकर ज़मीन पर चादर बिछाती है और फिर दोनों नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। आरज़ू सारी आयतें बुलंद आवाज़ में पढ़ रही थी और वासे उन्हें दोहरा रहा था। वो जैसे जैसे आयात दोहराता जा रहा था उसके अंदर एक सुकून उतरता जा रहा था। वो नहीं जानता था ये कैसी फीलिंग है, पर उसे अच्छा लग रहा था नमाज पढ़ना। और फिर इसी तरह वासे दुरानी ने ज़िंदगी में पहली बार अपनी शरीक हयात की इमामत में पूरी नमाज पढ़ी थी। अब आप दुआ करें। नमाज पढ़ लेने के बाद आरज़ू से कहती है, दुआ कैसे मांगते हैं? वासे मासूमियत से पूछता है। अपने हाथों को ऐसे करें और फिर आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है उसे मांगे। अगर कोई ख्वाहिश नहीं है तो यूं ही अल्लाह से बातें करें, आपको अच्छा लगेगा। आरज़ू से दुआ की तरह हाथ उठाकर दिखाती है तो वासे भी वैसे ही हाथ उठाकर उसे देखता है। पर अल्लाह मेरी बात कैसे सुनेगा? यहाँ तो मेरे अलावा बस तुम हो। वासे के सवाल पर आरज़ू उसके चेहरे को देखती रह जाती है। उसे समझ नहीं आता ये शख्स बिगड़ा हुआ है या मासूम है, जिसे कुछ भी मालूम ही नहीं। अल्लाह दिलों की बातें भी सुन लेता है। आप ट्राई तो करके देखें। आरज़ू चाहती थी वो अल्लाह से बातें करे और अल्लाह उसकी बातें सुने। वासे भी उसकी बातें मानकर अपने हाथों को देखकर दिल में बातें करता है। तो आरज़ू भी अपनी दुआ मांगने लगती है। या अल्लाह, ये सब क्या है? मैं नहीं जानती। जिस तरह हमारा निकाह हुआ है, अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो यकीनन इस वक्त डर रही होती, रो रही होती, परेशान होती, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, न जाने क्यों। या अल्लाह, मैंने कभी आपसे किसी चीज़ की शिकायत नहीं की और इंशाल्लाह आगे भी नहीं करूँगी। बेशक तूने मेरे लिए बहुत कुछ बेहतर सोच रखा होगा। बस मुझे हमेशा अपनी रज़ा में राज़ी रखना। मेरे मालिक, अगर यही शख्स मेरी किस्मत है तो मुझे इसके साथ मुखलिस रखना और इसे हिदायत देना। मेरे अल्लाह, इसे खुद के साथ जोड़ देना। ये जो कुछ तेरे बारे में नहीं जानता, बस तू ऐसा कुछ कर दे कि वासे तुझे जानने लगे, दीन को समझने लगे। मेरे मालिक, वासे को सीधी राह पर ले आ। आरज़ू दिल में दुआ करती अपने चेहरे पर हाथ फेरकर वासे को देखती है जो आंखें बंद किए बैठा था। आरज़ू को उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं लगा, इसलिए आराम से उठकर जाकर सोफे पर बैठकर इंतज़ार करती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप यहाँ? अब्बास को गेट पर खड़ा देखकर आरज़ू की दोस्त कोमल उसके पास आकर पूछती है। वालेकुम अस्सलाम, वो मैं आरज़ू को लेने आया था, कहाँ है? भाई, आरज़ू तो आज यूनी आई ही नहीं। अब्बास के कहने पर कोमल उसे बताती है, जिस पर अब्बास परेशान हो जाता है। क्या मतलब? मैं खुद उसे सुबह यहाँ छोड़कर गया था। अब्बास परेशानी से उसे बताता है। उसका वैसे ही आज दिल घबरा रहा था आरज़ू को छोड़ने पर, और अब ये सब। भाई फिक्र ना करें, शायद किसी काम से गई हो, आप फ़ोन करें ना, उसे पूछे कहाँ है। कोमल भी अंदर ही अंदर परेशान हो गई थी, पर अपनी परेशानी को छुपाकर उसे तसल्ली देती है। हाँ, मैं फ़ोन करता हूँ उसे। ये कहते वो फ़ोन उठाकर आरज़ू का नंबर मिलाता है, पर उसका नंबर बंद देखकर और परेशान हो जाता है। उसका नंबर बंद जा रहा है, पता नहीं वो कहाँ होगी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अब्बास परेशानी से कहता है। परेशान तो कोमल भी हो गई थी उसकी बात पर। भाई, हम प्रिंसिपल से कह के सीसीटीवी फुटेज चेक करवा लेते हैं, है ना? फिर हमें मालूम हो जाएगा कि आपके जाने के बाद आरज़ू यूनी से बाहर निकली थी या नहीं, या उसके साथ कौन था। कोमल परेशानी से इधर उधर देखती है जब उसकी नज़र गेट पर लगे कैमरा पर पड़ती है। हाँ, ये ठीक है, चलो चलते हैं। अब्बास भी उसकी बात सुनकर कहता है। फिर वो दोनों जल्दी से प्रिंसिपल के पास जाते हैं और जल्द ही सुबह का मंजर उनकी आंखों के सामने था, जहां वासे दुरानी ज़बरदस्ती आरज़ू का हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी की जानिब लेकर जा रहा था। हो शिट, ये तो वासे दुरानी है। भाई, मैंने आरज़ू को मना भी किया था इससे पंगा मत लो, पर इसने मेरी नहीं सुनी और अब वो इसे पता नहीं कहाँ लेकर गया है। कोमल पूरी वीडियो देखकर परेशानी से बोलती चली जाती है, जबकि अब्बास का दिल तो जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। सर, मुझे वासे दुरानी के घर का एड्रेस या फ़ोन नंबर मिल सकता है? प्रिंसिपल जो उनके साथ ही बैठकर फुटेज देख रहा था, अब्बास के पूछने पर सर हिला देता है और अपने फ़ोन से उसका और उसके घर का नंबर और एड्रेस निकाल कर उसे देता है, जिसे लेकर वो दोनों जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। वासे, मेरा फ़ोन कहाँ है? आरज़ू की नज़र वॉल क्लॉक पर पड़ी, जहाँ दोपहर के 3 बज रहे थे।
मतलब उसकी यूनी का छुट्टी का टाइम भी हो गया था और उसे घर ना पहुंचते देखकर सब घर वाले परेशान हो रहे होंगे। ये सोचकर वो जल्दी से खड़ी हो जाती है। बाहर पड़ा होगा, लापरवाही से जवाब देकर वो भी उसके साथ आकर खड़ा हो जाता है। बाहर कहाँ पड़ा है, प्लीज मुझे ला कर दे। मुझे घर जाना है, आरजू परेशानी से जवाब देती है। मैं छोड़ आता हूँ। ये बोलकर वो बाहर निकल जाता है। वो भी उसके पीछे ही जाती है और वासे से मोबाइल लेकर वो उसके साथ घर को रवाना होती है। पर रास्ते में अब्बास को मैसेज करना भी नहीं भूलती। वो जानती थी उसका भाई रोजे में भी उसका यूनी के बाहर इंतजार कर रहा होगा। तुम्हारे घर वाले तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। खामोशी से कटते सफर में अचानक से वासे सवाल करता है। उसके लहजे में छुपी महरूमी आरजू से ना छुपी थी। हाँ, सबके घर वाले ही करते हैं अपने बच्चों से मोहब्बत, आरजू आराम से जवाब देती है। सबके नहीं करते। वासे तल्ख सा जवाब देकर वापस ड्राइविंग पर ध्यान देता है। आपको ऐसा क्यों लगता है? आरजू उसके चेहरे को देखती पूछती है। वो उसका चेहरा पढ़ना चाहती है पर कोशिश के बावजूद भी पढ़ नहीं पाती, क्योंकि ये मेरा जाती तजुर्बा है। आपको लगता है आपके घर वाले आपसे मोहब्बत नहीं करते? आरजू के सवाल पर वासे बगैर कोई जवाब दिए गाड़ी रोकता है। आपको मेरे घर का पता कैसे मालूम हुआ? आरजू अपने घर के बाहर गाड़ी को रुकते देखकर हैरत से पूछती है। मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम है। वासे के जवाब पर आरजू कुछ पल उसका चेहरा देखती है और फिर उसे अल्लाह हाफिज बोलकर गाड़ी से निकल जाती है। उसके अंदर जाते ही वो भी गाड़ी चलाता वहां से निकल जाता है। अस्सलामुअलैकुम। घर में दाखिल होते ही आरजू सबको सलाम करती है। आरजू बेटा, कहाँ थी आप इतनी देर? और अब्बास कहाँ है? पापा, वो बस मैं आपको सब बाद में बताऊंगी। अभी मैं फ्रेश हो जाऊं और भाई बस आ रहे हैं। आरजू ने जवाब देकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर वो अपना नकाब उतारकर आईने के सामने खड़ी होकर खुद को गौर से देखती है। सफ़ेद बेदाग चेहरा गर्मी की शिद्दत से लाल हो रहा था। छोटे से लाल होंठ रोजे की वजह से सूख से गए थे, पर उसके चेहरे का ये नूर किसी को भी उसका दीवाना बना सकता था। अगर जो इस वक्त वासे उसके चेहरे से नकाब हटा लेता तो वो तो उस पर से नजरें हटाना भूल जाता। आरजू आज हुए सारे वाक़े को सोच में खोई हुई थी जब अब्बास दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। उसके चेहरे से ही उसकी परेशानी का पता चल रहा था। आरजू, तुम ठीक तो हो ना? इस वासे दुरानी ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? अब्बास पल में उसके पास आकर बेचैनी से पूछता है। भाई, मैं ठीक हूँ। और आपको कैसे पता चला कि मैं वासे दुरानी के साथ थी? आरजू से तसल्ली देती है। वो हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा था कि वासे तुम्हें लेकर जा रहा था। तुम ये बताओ, तुम ठीक तो हो ना? उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? अब्बास उसकी जवाब देकर आखिर में परेशानी से पूछता है। एक मिनट। दरवाज़ा बंद करके वो उसके पास आती है। भाई, अब मैं आपको बताने लगी हूँ सब कुछ, प्लीज़ आराम से सुनिएगा। आरजू तमहीद बांधती है। बता भी दो, अब मुझे डर लग रहा है। अब्बास उसके इस तरह बोलने से घबरा जाता है। भाई, वो लंबी सांस लेकर आरजू से सब कुछ बताना शुरू करती है। आज जो हुआ, जिस तरह वासे उसे लेकर गया, उसके साथ निकाह किया, सब कुछ। भाई, पता नहीं आज मुझे क्या हो गया। मैं अपने लिए लड़ नहीं सकी। मैं ये निकाह नहीं करना चाहती थी, पर न जाने क्यों इतनी आसानी से मान गई। मैं चाहती तो वासे से बच सकती थी, उसके साथ जाने से इनकार कर सकती थी, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इतनी आसानी से सब कुछ होने दिया। आरजू बोलती चली जा रही थी, पर वो तो सकते में ही चला गया था। भाई, आप सुन भी रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? कब से आपको गुमसुम देखकर आरजू उसका आवाज़ू हिलाकर उसे होश में लाती है। सुन रहा हूँ, पर समझ नहीं आ रहा रद्द-ए-अमल क्या दूँ। अब्बास सर हाथों में गिरा लेता है। आरजू, उसने निकाह के अलावा तुम्हारे साथ कुछ और तो नहीं किया ना? मेरा मतलब कि अपना सर उठाकर वो उससे सवाल करता है, पर अब्बास को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैसे पूछे? भले इनमें जितनी भी दोस्ती हो, पर वो उसकी बहन है और बहन से ऐसे सवाल करते अजीब तो लगता ही है। नहीं भाई, उसने मेरा चेहरा तक नहीं देखा। आरजू उसकी बात का जवाब शर्मिंदगी से सर झुकाई देती है। व्हाट? उसने तुमसे निकाह के बावजूद तुम्हारा चेहरा देखे बगैर तुम्हें वापस छोड़ दिया? अब्बास उसकी बात पर हैरत होती है। पहले तो हैरान मैं भी थी भाई, पर फिर सोचा उसने तो बस मुझसे बदला लेना था ना, सो ले लिया। मेरा चेहरा देखने ना देखने का उसके पास क्या? पर आप जानते हैं भाई, वो जिस तरह मेरी बातें मान रहा था ना, उससे लग ही नहीं रहा था कि वो मुझसे बदला लेना चाहता है। आरजू वासे के बारे में सोचते हुए उसे बताती जाती है। आरजू कहते हैं कि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, जो इंसान समझने से कासिर है। तो क्या पता इस निकाह के पीछे भी अल्लाह की कोई मसलहत हो। तुम्ही ने कहा था ना कि उसने ज़िंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन आज उसने तुम्हारे साथ नमाज अदा की। तो क्या पता अल्लाह तुम्हारे ज़रिए उसे सीधी राह पर लाना चाहता हो। अब्बास उसकी सारी बातों को सोचते हुए अपनी सोच बताता है। पर भाई, इस्लाम में ज़बरदस्ती निकाह जायज़ नहीं है और हमारा निकाह ज़बरदस्ती ही हुआ है। आरजू की सोच वहीं अटकी हुई थी। गुड़िया, आजकल तो हर किसी का निकाह ज़बरदस्ती ही हो रहा है, बस तरीका अलग है। किसी पर फैमिली की ज़बरदस्ती है तो किसी पर लड़का आज कल इस तरह कर रहा है। इस मामले में अपनी मर्जी करने की इजाज़त तो किसी को भी नहीं। कोई इस्लाम के बताए रास्ते पर चलता ही नहीं। अब्बास तुक से कहता है। पर जहाँ तक मेरा ख्याल है, तुम दोनों का निकाह पूरे होशो हवास में और गवाहान की मौजूदगी में हुआ है।
اس لیے اس نکاح کو ہم ماننے سے انکار نہیں کر سکتے، اور جہاں تک بات زبردستی کی ہے تو اگر تم دونوں کا دل ایک دوسرے سے راضی ہو جائے، ایک دوسرے سے جڑ جائے، تو پھر سے اپنی رضامندی سے نکاح کر لینا۔ عباس حل پیش کرتا ہے۔ اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی بہن نہیں بلکہ کسی اور کی بہن کو مشورہ دے رہا ہو، ورنہ ایسی باتوں پر تو باپ بھائی اپنی عزتوں کی خاطر اپنی بہن بیٹیوں کو قتل کرنے لگ جاتے ہیں۔ پر آرزو فاروقی حقیقت میں بہت خوش نصیب تھی جو اسے ایسے گھر والے ملے۔ بھائی، آر یو دی بیسٹ؟ آپ اس دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں، نہیں بلکہ سب سے اچھے دوست ہیں۔ لو یو سو مچ۔ آرزو ابھی بھی اپنے بھائی کو خود کے ساتھ کھڑا دیکھ نہ آنکھوں سے اس کے گلے لگ جاتی ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی یہ خوف جنم لے رہا تھا کہ یہ ساری باتیں سن کر اس کے گھر والے اس کے ساتھ بدگمان نہ ہو جائیں۔ اچھا بس اب مسکے نہ لگاؤ اور یہ برقع اتار کر فریش ہو جاؤ، سستی کہیں کی، آتے ہی بیٹھ گئی باتیں کرنے۔ عباس واپس سے اپنی ٹون میں آتے اسے چڑھانے کو کہتا ہے، جس پر آرزو کا منہ کھل جاتا ہے۔ میں نہیں آپ کی باتوں میں لگ گئی، ورنہ میں تو جا رہی تھی فریش ہونے، اب اٹھیں اور جائیں۔ اس کو خاموشی سے خود کو دیکھتا پا کر آرزو اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتی ہے اور باہر جانے کو کہتی ہے۔ جا رہا ہوں، تم تو ابھی سے پرائی ہو گئی ہو، منہ بنا کر کہتا وہ باہر نکل جاتا ہے۔ ہیلو وائفی، کیسی ہو؟ آرزو جو اپنے دھیان میں چلتی جا رہی تھی اچانک سے واسے کے سامنے آ جانے پر اسے ٹکرا جاتی ہے۔ اف اللہ جی، میرا سر توڑ دیا، اپنا ماتھا مسلسل مسلتی کہتی وہ واسے کو بہت کیوٹ لگی۔ آرزو، مجھے ایک بار اپنا چہرہ دکھاؤ پلیز یار، مجھے اشتیاق ہو رہا ہے تمہیں دیکھنے کا۔ واسے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ دکھا دوں گی، پر وقت آنے پر، ابھی میرا راستہ چھوڑیں، مجھے کلاس میں جانا ہے۔ آرزو اس کے سائڈ سے گزر جانے لگتی ہے، پر واسے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم مت دکھاؤ چہرہ، میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ اچھا، کیسے دیکھیں گے؟ آرزو اس کی بات پر دلچسپی سے پوچھتی ہے۔ جب تم رات کو سو رہی ہوگی تو تمہارے کمرے میں گھس کر چپکے سے تمہارا چہرہ دیکھ کر واپس چلا جاؤں گا۔ واسے مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ آج وہ آرزو کو بہت مختلف لگ رہا تھا۔ شاید یہ اس لیے تھا کہ وہ پہلے نامحرم تھا اور اب محرم۔ اتنی لمبی نہ چھوڑیں، میں جانتی ہوں آپ میرے کمرے تک بالکل بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آرزو اس کی بات کو مذاق میں اڑا کر سائڈ سے نکل جاتی ہے۔ تم مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ پیچھے سے واسے کی آواز آتی ہے، جس پر آرزو ہاں بول کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو لگتا ہے اب چیلنج پورا کرنا پڑے گا، کچھ سوچ کر واسے مسکرا دیتا ہے۔ آرزو، ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ کلاس کی ایک لڑکی آرزو کے پاس بیٹھتے پوچھتی ہے۔ جی پوچھیں۔ آرزو مسکرا کر اجازت دیتی ہے، واپس اپنے نوٹس بنانے لگتی ہے۔ آپ اتنا لمبا برقع اور گلوز پہن کر آتی ہیں، آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ اس لڑکی کے سوال پر آرزو نوٹ سے سر اٹھا کر حیرت سے دیکھتی ہے اور پھر نقاب کے پیچھے سے مسکرا دیتی ہے۔ لگتی ہے، پر پھر جب جہنم کی آگ کی گرمی کا سوچتی ہوں تو یہ گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ آرزو مسکرا کر جواب دیتی ہے۔ اگر پردہ نہ کرنے سے جہنم ملتی ہے تو ہم سب بھی تو پردہ نہیں کرتی، پھر کیا ہم سب بھی جہنمی ہیں؟ وہ لڑکی اب کی بار تھوڑے عجیب لہجے میں پوچھتی ہے، جسے آرزو کی پہلی بات پسند نہ آئی ہو۔ آپ کو پتا ہے، بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو 7 پردوں میں رہ کر بھی غلط کام کرتی ہیں، اور بہت سی ایسی ہیں جو بے پردہ ہو کر بھی اپنی حفاظت کرتی ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان صرف ظاہری پردہ کرے، بلکہ ظاہر سے زیادہ باطنی، یعنی کہ اپنی نظروں کا، دل کا پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم لوگ صرف انسان کے ظاہر کو دیکھ کر اسے جج کرتے ہیں کہ وہ انسان کیسا ہے، جبکہ اندر کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ جہنم اور جنت کو انسان اپنے اعمال سے ملتی ہے، اعمال کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ کبھی کبھی کسی گنہگار انسان کے سارے گناہ اس کی کسی نیکی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی بھی انسان کو جج نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس انسان کی ایک نیکی آپ کی ساری نیکیوں سے زیادہ اللہ کو پسند آ جائے اور اسے جنت مل جائے۔ آرزو بہت آرام سے اس کے سوال کا جواب دیتی ہے، جسے وہ لڑکی بہت غور سے سنتی ہے۔ اگر نظروں کا پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے تو آپ اتنی گرمی میں یہ لمبا برقع پہن کر کیوں آتی ہیں؟ وہ لڑکی پھر سے سوال کرتی ہے۔ آج کلاس میں سر نہیں آئے تھے، اس لیے وہ لڑکی آرام سے بیٹھی آرزو سے اپنے سارے سوال پوچھ لیتی ہے، اور کومل بیچاری سائڈ میں بیٹھی آرزو کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی کہ اس سے کل کے بارے میں پوچھ سکے۔ ڈیئر، میں بھی پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، سوچتی تھی کہ میں صرف نظروں کا پردہ کروں گی۔ پھر ایک دن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ عورت جب بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے، پھر وہ عورت نہیں بلکہ بہت سی بری نظروں کے لیے تفریح کی چیز بن جاتی ہے۔ بس پھر اس دن سے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب سے باطن کے ساتھ ساتھ ظاہری پردہ بھی کروں گی، اور اب تو میرا پردہ میرا عشق بن گیا ہے۔ آخری بات کہتے آرزو کے لہجے میں بہت محبت تھی۔ اسے کبھی کبھی فخر ہوتا تھا اپنے پردے پر، لیکن کبھی غرور نہیں کیا۔ اگر اتنا ہی آپ کو عشق ہے پردے سے، تو پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ لینزز کیوں پہن کر آتی ہیں؟ اب اس کے سوال پر آرزو کے ساتھ کومل بھی حیرت سے مسکرا دیتی ہے۔ یہ لینزز نہیں، اس کی اصل آنکھیں ہیں میڈم، یہ پاکستانی ضرور ہے پر لگتی بالکل نہیں۔ کومل کے بتانے پر لڑکی حیرت سے آرزو کی ہیزل گرین آنکھوں کو دیکھتی ہے، جو پاکستان میں کہیں نہیں پائی جاتی، پر آرزو سب سے مختلف تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، ایسی آنکھیں پاکستان میں کہاں ہوتی ہیں کسی کی؟ وہ لڑکی اب رشک سے اسے دیکھتی ہے۔
बस हमारी मैडम यूनिक पीस है, कोमल शरारत से कहती है और आरजू बस मुस्कुराने पर इत्तेफाक करके वापस अपने नोट्स पर झुक जाती है। आरजू यार छोड़ो इन नोट्स को, सर तो आई नहीं है, चलो थोड़ा सा बाहर चलें, मेरा सांस घुट रहा है। इधर कोमल फिर से इस लड़की को बोलने की तैयारी करते देखकर जल्दी से उसके नोट्स बंद करके बगैर उसे समझने का मौका दिए उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है। उफ, कितनी चिपकू लड़की थी यार। बाहर आते ही इस लड़की की बुराई शुरू हो गई थी। कोमल पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करते, वो तो बस पूछ रही थी यार। हमेशा की तरह आरजू आज भी उसकी बात गलत साबित करने पर उसे टोकती है। अच्छा दफा करो, तुम ये बताओ कल तुम्हें वासे दुरानी किधर लेकर गया था? कोमल अब सीधा मुद्दे की बात पर आती है। भाड़ में, जला हुआ सा जवाब। ना करो यार, मुझे तो लगा था वो तुम्हें किसी रोमांटिक सी जगह पर लेकर गया होगा, पर भाड़ में कुछ समझ नहीं आया। कोमल भी कहाँ कम थी, वो तो मुझे जहाँ ले गया सो ले गया, पर तुम पहली फुर्सत में भाड़ में चली जाओ। आरजू तब कर जवाब देती आगे चल देती है। यार मुझे भाड़ का रास्ता नहीं मालूम, वासे को बोलो वो मुझे भी ले जाए। पीछे से कोमल की शरारत से भरपूर आवाज आती है जिस पर आरजू के कदम रुक जाते हैं। अब अगर तुमने कोई बकवास की ना तो मैं तुम्हें खुद से कहीं भाड़ में फेंक कर आऊंगी। गुस्से से उसको जवाब देते आरजू तेज कदमों से आगे बढ़ी चली जाती है और कोमल भागकर उसके पीछे पहुंचती है। अच्छा सॉरी यार, मजाक कर रही थी, अब सीरियस हो जाओ और बताओ मुझे क्या हुआ था कल। कोमल हाँपते हुए कहती है, इसलिए कोने में रखी कुर्सियों पर बैठ जाती है। कल ना मेरे साथ फिल्मी सीन हुआ। आरजू सस्पेंस पैदा करती है। जल्दी बताओ एक एक बात। क्या? कोमल बेचैनी से पूछती है तो आरजू उसे भी सारी बात बताना शुरू करती है। कोमल जैसे जैसे सब सुनती जा रही थी उसकी आंखें हैरत से खुलती जा रही थी। OMG आरजू, मतलब तेरा निकाह हो गया? उसकी पूरी बात सुनते ही कोमल पर जोश होकर चीखती है। आराम से, अब क्या पूरी दुनिया को बताना है? उसे इतना चीखते देखकर तंज करती है। हाँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, तेरा निकाह वो भी वासे दुरानी के साथ। उफ, इतनी लकी हो यार तुम, इतना हैंडसम बंदा बिन मांगे ही मिल गया तुम्हें। कोमल अपनी बेचैनी यह जाहिर करती आखिरी बात पर रश्क से कहती है। पर उसे कौन बताता कि हमेशा खूबसूरती सब कुछ नहीं होती। कोमल, हम दोनों में बहुत फर्क है। मुझे देखो और उसे देखो, दिन रात का फर्क है, और वो तो अल्लाह को भी नहीं जानता। उसका पुरजोश लहजा देखकर आरजू अपनी परेशानी बताती है। एक बात बता, तूने भाई को इस सब के बारे में बताया तो उन्होंने क्या कहा? अब कि वो भी संजीदा हो गई थी। उन्होंने कहा कि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, तो इस काम में भी कोई ना कोई मसलहत होगी। वो उसे अब्बास की कही बात बताती है। सही कहा है उन्होंने। देख आरजू, तू ही कहती है ना कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे, तो हो सकता है वो वासे को हिदायत दिलाना चाहता हो तुम्हारे जरिए। अल्लाह उसे खुद करीब करना चाहता हो। कोमल उसे समझाती है। पर मैं ऐसे कैसे अल्लाह के करीब करूंगी यार उसे? वो तो बस मुझसे बदला लेना चाहता था। आरजू उसकी बात नहीं समझती। मेरी जान, जिनसे बदले लिए जाते हैं ना, फिर उनसे बातें मनवाई जाती हैं, उनकी मानी नहीं जाती। देख तो जिस तरह बता रही थी कि वासे तेरी हर बात मान रहा था। उसने तेरी बात मानकर तेरा चेहरा नहीं देखा, तेरी बात मानकर उसने जिंदगी में पहली बार नमाज पढ़ी। तो इसी से अंदाजा लगा लो वो तुझसे एटलीस्ट नफरत नहीं करता है। कोमल उसकी आंखों में नासमझी से देखकर अपनी बात जारी रखती है। आरजू, जो शख्स तेरे चेहरे पर एक बार बातें कर सकता है वो आगे भी कर सकता है। तू एक बार कोशिश तो कर उसे अल्लाह के करीब करने की, और अगर वो तुझसे मोहब्बत ना भी करता हुआ तो तेरा इतना प्यारा चेहरा देखकर करने लग जाएगा और फिर तेरी सारी बातें भी मानने लगेगा। कोमल पहले संजीदगी से समझाने लगी, आखिर में शरारत से कहती है, पर मैं नहीं जानती न चाहती हूँ कि वासे मेरे लिए या मेरे कहने पर नमाज पढ़े। मैं चाहती हूँ कि वो अल्लाह की मोहब्बत में नमाज पढ़े। आरजू की बात पर कोमल अपने सर पर हाथ मारती है। उसकी इतनी समझदार दोस्त वासे से शादी करते ही बेवकूफ़ हो गई थी, जो कोई बात भी नहीं समझ रही थी। मेरी माँ वासे दुरानी को अल्लाह और इस्लाम के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, तो वो कैसे अल्लाह से मोहब्बत करेगा? जब तक वो इस्लाम को पढ़ेगा नहीं, उसे समझेगा नहीं, तब तक वो कैसे अल्लाह को जानेगा? उसे इस वक्त अल्लाह के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो कैसे उससे मोहब्बत में नमाज पढ़े? आरजू, तुझे बस एक काम करना है, उसे कुरान पाक पढ़ाना है, उसे इस्लाम के मुतारिफ करवाना है, ताकि वो जाने कि अल्लाह कौन है, इस्लाम क्या है। उसके बाद ये उस पर है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करके उसके करीब होता है या वापस अपनी दुनिया में लौट जाता है। कोमल अपनी बात कितनी खामोशी से कह जाती थी और आरजू कुछ पल के लिए चुप हो गई थी। अब उसे कोमल की सारी थोड़ी थोड़ी बातें समझ आ रही थी। वो क्या कहना चाहती है। जब तक हमें किसी के बारे में मालूम ही नहीं होगा तब तक हम उससे मोहब्बत कैसे करेंगे? और जब समझ आ गई थी उसे क्या करना है, हाँ, उसे अब वासे दुरानी को सीधी राह पर लाना है, उसे गलत कामों को दूर रखना है। अगर उसके रब ने वासे के लिए उसे चुना है तो यकीनन इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होगी। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।